नीतू अपनी सास गीता से फ्रूटी भरा ग्लास लाते हुए बोलती है। बहू, ले ये फ्रूटी पी ले। अभी अभी मोहित लेकर आया है। इतनी गर्मी में काम कर रही है। सच में एक तू है, इस घर की छोटी बहू होकर सब संभाला हुआ है, और एक तेरी जेठानी सुरभि पूरा दिन बस अपने साज सिंगार में लगी रहती है। कोई नहीं माँ जी, दीदी अभी आ जाएंगी मेरी मदद के लिए। आप चिंता मत करो और ये फ्रूटी का गिलास यहीं रख दो, मैं पी लूंगी। ठीक है बहू। गीता ग्लास रखकर बाहर चली जाती है और नीतू अपना काम खत्म करके जैसे ही फ्रूटी पीती है तो उसे वो इतनी टेस्टी लगती है कि एक घूंट पे सारी फ्रूटी गटकने के बाद वो बोलती है, वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे मीठा आम का रस पी लिया हो। बाहर देखती हूँ, क्या पता और मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ पिया ही नहीं है गर्मियों में। कोई बात नहीं, गर्मियों का काम तो बन ही गया मेरा। नीतू बाहर हॉल में जाकर देखती है तो उसका पति मोहित और सास संगीता पूरी तरह बोतल खाली कर चुके थे। ये देखकर वो मुंह बनाकर वापस रसोई में आ जाती है। तभी अपना साज श्रृंगार खत्म करके उसकी जेठानी सुरभि रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी, मैं आ गई। बताओ क्या काम करना है? दीदी, सारा काम हो चुका है, आप बस खाने की टेबल पे बैठ जाओ। मैं खाना लगाती हूँ अभी सबके लिए। वाह, तुम तो सच में बहुत तेज हो काम करने में। मैं तो बहुत खुश हुई। बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वो दिला दूंगी। आखिर तुमने मेरे हिस्से का भी काम किया है। फ्रूटी की बड़ी बोतल मांग लूं? अच्छा जेठानी जी, ऐसा करो, मुझे ना फ्रूटी की बड़ी वाली बोतल दे दो और मैं उसे पीकर खुश हो जाऊंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात। चलो कोई नहीं, अभी देवर जी से मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, किसी से मंगवाना मत, आप ला कर देना, वरना माँ जी को पता चल जाएगा कि आप अपने बदले का काम मुझसे करवाती हैं। हाँ हाँ, सही कहा। चलो मैं खुद लेकर आती हूँ। सुरभि चुपके से बाहर जाकर 2 फ्रूटी की बड़ी बोतल वाली बोतल नीतू को लाकर दे देती है, जिसको नीतू अपने कमरे की अलमारी में छुपा देती है और सबको दोपहर का खाना परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नीतू को अब छुप छुप कर फ्रूटी पीने की आदत लग चुकी थी। वो फ्रूटी की इतनी बड़ी दीवानी हो जाती है कि पानी से भी ज्यादा वो फ्रूटी पीती है। ऐसी एक शाम वो अपने कमरे में बैठी फ्रूटी पी रही थी। तभी अचानक उसका पति मोहित उसे पीछे से छुपकर ऐसा करते हुए देख लेता है और बोलता है, अकेले अकेले क्या पी रही हो, मुझे भी दिखाओ। मोहित के आते ही नीतू चौंक के अपनी फ्रूटी का ग्लास छुपाते हुए बोलती है, मैं कुछ पी रही थी? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पी रही थी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। झूठी कहीं की, अभी देखा था मैंने। हटो, मैं खुद देखता हूँ। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये फ्रूटी पी रही थी, मुझे फ्रूटी बहुत पसंद है, इसलिए कमरे में पी रही थी। बाहर पीती तो सबको अपनी बोतल में से देनी पड़ती। ये तुम बहुत गलत बात कर रही हो। परिवार से छुपा छुपा कर तुम कितना भी खाओगी पियोगी ना, तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन दिल कभी नहीं भरेगा तुम्हारा। बांटने से ना प्यार बढ़ता है, तो बांट के खाया पिया करो। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर मेरी बोतल एक ही दिन में खत्म हो गई तो क्या आप मुझे लाकर दोगे रोज रोज? बस इतनी सी बात? हाँ बाबा, ला दूंगा। बस अब नीचे चलो और सबके साथ ना ये बोतल ना बांट के पियो। नीतू मोहित की बात मानकर नीचे आ जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए फ्रूटी ग्लास में डाल कर लाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ फ्रूटी का खर्चा बढ़ता जा रहा था और वो मोहित से भी फ्रूटी मंगवाती रहती। अपनी जेठानी से भी काम के बदले वो फ्रूटी ही मांगती, जिसके कारण एक दिन सुबह सुबह सुरभि उठकर रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी, आप बताइए मेरे हिस्से का काम क्या है, मैं कर देती हूँ। अरे लेकिन जेठानी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो, आप बस मेरी फ्रूटी दे देना। नहीं नहीं, आपकी फ्रूटी अब मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। इससे अच्छा मैं अपने हिस्से का काम खुद ही कर लूंगी। इतना बोलकर सुरभि रसोई में काम करने लग जाती है। कुछ देर में वहाँ पर गीता आ जाती है और सुरभि को काम करता हुआ देखकर बोलती है, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? बड़ी बहू रसोई में कैसे आ गई? बस माँ जी, आ गई। मुझसे देखा नहीं जाता था देवरानी जी को अकेले काम करते हुए, इसीलिए अब से रोज उनकी मदद करवा दूंगी। इससे मेरा ही खर्चा कम होगा। खर्चा कम कैसे होगा? ओह हाँ, काम करेगी तो मेकअप पर समय बर्बाद नहीं करेगी और मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे अब गुजरते दिनों के साथ नीतू का फ्रूटी पीना काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब उसको अपनी जेठानी से फ्रूटी नहीं मिलती थी, जिसके कारण अब वो मोहित से रोज फ्रूटी की डिमांड करती, जिसके चलते एक दिन मोहित गुस्से में नीतू से बोलता है, बस नीतू, बस बहुत कर लिया तुमने। फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, अरे कितना फ्रूटी पियोगी तुम? हाँ, मेरी आधी कमाई तुम्हारी फ्रूटी की बोतल लाने में चली जाती है।
अरे अंबानी की ना पोती नहीं हो तुम, जो तुम ये फ्रूटी 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 पीती रहो। अरे यार बस करो यार, मुझे पूरा घर देखना होता है। तुम्हारे शौक को पूरा करता रहा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद किसी शॉप पे ना जाकर खुद को बेचना पड़ जाएगा मुझे। पर मेरी बात तो सुनो। मोहित बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चला जाता है। बेचारी नीतू जिसको फ्रूटी की लत लग चुकी थी, उसको फ्रूटी दिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसी एक शाम उदास बैठी नीतू के पास उसकी सास गीता आकर बोलती है, बहू क्या हुआ, तो इतने उदास क्यों है? माँ जी मुझे ना फ्रूटी पीने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है लाने के लिए। ऊपर से मोहित जी भी मुझे लाकर नहीं दे रहे हैं फ्रूटी। मैं क्या करूँ? फ्रूटी ना पीने की वजह से मुझे घबराहट होने लगी है। इतनी सी बात, रुक मैं तुझे ला कर दे देती हूँ अभी। गीता बाहर जाकर फ्रूटी की छोटी वाली बोतल लेकर आती है और नीतू को देते हुए बोलती है, ले बहू, इसको 2 गिलास में डाल ला, हम दोनों आराम से पीते हुए टीवी देखते हैं। एक तो इतनी छोटी बोतल ला के दी है, उसमें से भी खुद भी पियेंगी। खैर अब देनी तो पड़ेगी ही। नीतू रसोई में जाकर 2 ग्लास में फ्रूटी डालकर ले आती है और दोनों सास बहू आराम से फ्रूटी पीते हुए टीवी देखते हैं। ऐसी अब नीतू अपनी जेठानी और पति के बाद अपनी सास संगीता के पीछे पड़ जाती है और वो उसे रोज रोज फ्रूटी लाकर देती है। इन सबसे परेशान होकर गीता मोहित से बोलती है, मोहित बेटा, नीतू बहू को ये फ्रूटी का चस्का इतना लग चुका है कि वो तेरे जाने के बाद तो ऐसे जिद पर अड़ जाती है कि अगर उसको फ्रूटी लाकर नहीं दी तो वो खाना पीना छोड़ देगी। बता बेटा, अब मैं उसे रोज रोज फ्रूटी कहाँ से ला कर दूं? हाँ माँ, इसी बात से तो मैं भी परेशान था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं दिलाऊंगा कभी, इसलिए वो आपके पीछे पड़ गई। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नीतू आती है और हाथों में 2 फ्रूटी की बोतल लिए हुए बोलती है, देखो माँ जी, मैंने आज तक जितनी फ्रूटी पी थी उतनी प्लास्टिक की बोतलों को बेचकर मैंने 2 बोतल फ्रूटी ले ली है। अब मैं इसको कम से कम ठंडा करके पीऊंगी। इतना बोलकर नीतू फ्रिज के टेम्परेचर को फुल करके अपनी फ्रूटी की बोतल को फ्रिज के आइस सेक्शन में रख देती है। थोड़ी ही देर में वो बर्फ जैसी जम जाती है। ये देखकर नीतू बोलती है, ये क्या, ये तो बर्फ की तरह जम गई है। कोई नहीं, मैं पी लूंगी, आखिर पेट में जाकर पिघल ही जाएगी। नीतू बर्फ जैसी चिल्ड फ्रूटी भी गटागट पी जाती है, जिसके बाद अगली सुबह उसका गला पूरी तरीके से जाम हो जाता है, इतना कि उससे बोला भी नहीं जाता। उसकी हालत देखकर मोहित और गीता उसे बोलते हैं, मिल गया सुकून तुम्हें, और पियोगी फ्रूटी, लाके दूं 3-4 बोतल, वो भी बर्फ जमा कर। बहू, तूने जरूर ठंडी फ्रूटी पी होगी। बेटा, तुझे पता होना चाहिए किसी भी चीज का इतना क्रेज ठीक नहीं। फ्रूटी मीठी होती है और ऐसे ही अगर तू फ्रूटी पीती रही तो तुझे शुगर हो जाएगी जल्द ही। रहने दो माँ, किस बेवकूफ को समझा रही हो आप? माँ जी, मोहित जी, मैं समझ गई हूँ। अब मैं जरूरत से ज्यादा फ्रूटी नहीं पीऊंगी। प्लीज मेरा गला ठीक करवा दीजिए। वैसे नीतू, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे भी। बहू, इसलिए कहते हैं कि कोई चीज हद से ज्यादा खाने पीने से नुकसान ही होता है। अब देख, तेरी आवाज लड़के की तरह हो गई ना। आप लोग हंस लो, क्योंकि गलती भी तो मेरी ही है। सब लोग नीतू पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद नीतू को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। नेहा बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ को सुख देने और अपना रोटी कपड़ा के लिए जिंदगी में बहुत मेहनत करती थी। नेहा गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ ममता के साथ रहती थी। एक दिन नेहा घर में अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है कि तभी ममता बोलती है, बेटा ये सब छोड़ और तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, बोलो, मैं सुन रही हूँ। देख बेटा, तूने रोटी कपड़े के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मुझे तू दुखी ना देख सके। बस एक आखिरी और अंतिम इच्छा पूरी कर दे, तू जल्दी से शादी कर ले बेटा। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ना जाने भगवान मुझे कब उठा ले। उससे पहले मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप तो 100 साल जियोगी। नेहा इतना बोलकर ममता के गले लग जाती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नेहा की एक कंपनी में जॉब लग जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रोहन नाम के लड़के से होती है। दोनों एक साथ ही कंपनी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन नेहा और रोहन
दोनों एक पार्क में बैठे थे। रोहन, अब तो हमें 2 साल होने वाला है, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी ही हम शादी करेंगे। मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर तुम अपनी माँ से बात कर लेना और हम शादी कर लेंगे। मेरी माँ तो शादी के लिए तैयार है, बस तुम अपनी माँ को मना लो और फिर हम शादी कर लेंगे। पर नेहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम शादी करके मेरे घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। कैसी तकलीफ रोहन? शादी के बाद तुम्हारी भाभी भी तो घर पर ही है और मैंने बचपन से ही ससुराल में रहकर सास और ससुराल की सेवा करने का सपना देखा है। तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो, वो तुमको जीने नहीं देंगे। भाभी कैसे रहती है मैंने खुद देखा है। अरे वो घर में अकेली रहती है ना, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहती होंगी। रोहन नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसके घर वाले बहुत जालिम है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। कुछ देर साथ बैठने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन घर पहुंचकर अपनी माँ कांता से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत सुंदर भी है। सुंदर है तो क्या हुआ, हमें सुंदर नहीं संस्कारी और घर संभालने वाली बहू चाहिए, और थोड़ा बहुत अपने साथ दहेज भी ले आए। पर माँ, वो बहुत गरीब है, शादी के बाद कुछ नहीं ला पाएगी। अगर आप उसको ऐसे नहीं अपना सकते तो मैं उससे शादी करके घर से चला जाऊंगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो घर कौन चलाएगा, और मेरी 2 बहुओं पर हुक्म चलाने का सपना ही चकनाचूर हो जाएगा। कुछ बोलो माँ, अगर आप ये सोच रही हो कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कर, तुम मंदिर में जाकर इससे शादी कर ले, क्योंकि वो गरीब है और शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। कांता की बात सुनकर रोहन बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर ये बात नेहा को बताता है। अगले ही दिन नेहा और रोहन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में ममता दोनों को आशीर्वाद देती है और जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उससे नेहा के लिए सोने की जेवर बना देती है। कुछ देर बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। कांता और नेहा की जेठानी प्रीति उसका स्वागत करती है। कुछ ही देर बाद कांता की पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह कांता, मेरी नई बहू तो बहुत ही समझदार है और सुंदर भी, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुंदर होने से क्या होता है विमला बहन, और काहे की लक्ष्मी, दहेज में एक चवन्नी भी नहीं लेकर आई है। न जाने तुझे कहाँ से लक्ष्मी लग रही है ये। अरे दहेज भले ही ना लाई हो, लेकिन इसको देखकर सोने से लदी हुई लक्ष्मी जी का रूप याद आ गया। कितनी बढ़िया लग रही है। विमला की बात सुनकर कांता उस पर नजर डालती है और नेहा को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और जल्दी जल्दी से नेहा का स्वागत खुद करती है और उसको आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह नेहा सबके लिए खाना बनाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से खाना देगी या मुझे भूखा ही मार देगी? नेहा जल्दी से खाना बनाकर लाती है और कांता को देती है। कांता खाना खाकर बोलती है, ये कैसा खाना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा खाना तो हमारे गली के कुत्ते भी ना खाएं। पर माँ जी, उस दिन से तो मैं ऐसा ही खाना बना रही थी, फिर आज। जबान चलाती है मुझसे तू। तुझसे 4 दिन अच्छे से क्या बात कर ली, तू तो सिर पर ही चढ़ गई। चल जा यहाँ से और कुछ और बना कर लेकर आ। नेहा को कांता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ प्रीति आती है और बोलती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो जो प्यार था वो 4 दिन का ही था, अभी तो तुम माँ जी का असली रंग देखना शुरू करोगी। पर मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि शादी के 4 दिन बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। तुम 4 दिन में परेशान हो गई, मैं तो 5 सालों से हूँ। मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ और अभी तो तुमसे तुम्हारे गहने मांग लेंगी और अपनी बेटी को दे देंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम औरत हैं और पति हमेशा मुंह बंद रखने को कहते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रोहन तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है। तभी कांता आ जाती है और नेहा का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर बोलती है, बहू, अगर तू अपनी जेठानी की बात में रहेगी तो तू उसके जैसी भोली बन जाएगी। इसलिए मेरा कहा मान। खैर, ये सब छोड़ और मुझे अपने गहने दे दे ताकि उसको संभाल कर रखूं। वो क्या है ना माँ जी, गहने तो मेरे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के पास गई थी
तो वहीं रख कर आ गई। माँ अच्छे से रख देंगी उन्हें। कांता नेहा को बोलकर गुस्से में चली जाती है और नेहा भी थोड़ा घबरा जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कांता का अत्याचार बढ़ता रहता है और एक दिन कांता प्रीति को खाना लेकर बुलाती है, लेकिन कांता को खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो प्रीति के ऊपर पूरा प्लेट फेंक देती है। प्रीति रसोई में आकर रोने लगती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने। ससुराल में जहाँ बहू को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ ये हमें नौकरानी का दर्जा देती हैं। रो मत भाभी, अब वक्त आ गया है कि माँ जी को सबक सिखाया जाए। अब आप देखो माँ कैसे हमारे आगे पीछे घूमेगी। नेहा इतना बोलकर अपनी सास के पास जाती है और बाजार जाने का बहाना बनाती है। कांता उसको बाजार जाने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद नेहा बाजार से आती है और उसको थोड़ी देर हो जाती है तो कांता बोलने लगती है। तू बाजार गई थी या घूमने के लिए गई थी जो इतना वक्त लगा दिया? माँ जी, वो बाजार में ना एक पुलिस वाला आया जो हर घर की बहुओं से मिल रहा था और बोल रहा था कि जिसके घर में भी सास बहू को परेशान करती है या दहेज की मांग या उनका दहेज रख लेती है, उनको सजा दे देते हैं, वो भी काले पानी की सजा, जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ पाते हैं। मुझसे भी पूछा और मैंने तूने क्या बोला बहू? तूने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? अगर ले लिया है तो मुझे बचा ले। मैं काले पानी की सजा नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे और बड़ी बहू से बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। तुम दोनों को बेटी जैसी रखूंगी। कैसी बातें कर रही है माँ जी? आपका नाम कैसे ले लेती? वो कुछ देर में ही आते होंगे। और वैसे आपने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। कांता को एहसास हो जाता है कि नेहा सही बोल रही है और वो उन दोनों से माफी मांगती है और दोनों को बेटी जैसा ही मानने लगती है और प्रीति से भी जो भी गहने लिए थे वो उसे वापस कर देती है। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को, जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही, ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना, उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं 1 पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में 1 पैसा भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो? मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू? इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है। कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती, इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती, लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे ना रहूं।
क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं? लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है। बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, पापड़ बेचने का। क्या कहा, पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दें और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी, ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी, बस 10 रुपए के 2 हैं। बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी, तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी? यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी वहां ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहां पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहां से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहां से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहाँ पर एक आदमी आता है
और कमला से बोलता है। क्या आप वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए। और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है।